हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग बीएससी पार्ट 3 के थर्ड पेपर को कवर कर रहे हैं और उसी में हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा चल रहा था। इसका आज हमारा तीसरा लेक्चर है, पार्ट 3 है। तो हमने कवर किया था बाई डायरेक्शनल बार डायग्राम। बाई डायरेक्शनल बार डायग्राम में हमने जो आपको बताया था, कल मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। वैसे इसमें क्या है कि समांकों के दो परस्पर विरोधी स्वरूपों को प्रदर्शित करने के लिए द्विदिशा या बाई डायरेक्शनल बार डायग्राम यूज में आता है। अर्थात जब वैल्यूज पॉजिटिव और नेगेटिव हों तो द्विदिशा दंड आरेखों का निर्माण किया जाता है। इस प्रकार के आरेखों के निर्माण के लिए मध्य में एक आधार रेखा खींची जाती है तथा धनात्मक समांक आधार रेखा के ऊपर और ऋणात्मक समांक आधार रेखा के नीचे की ओर होते हैं। इसमें प्रतिशतता भी ज्ञात की जाती है। इसका हम ये एक आपके सामने टेबल आ रही है। जैसे फर्स्ट डिवीज़न कितने परसेंट स्टूडेंट्स हैं 1998-99 में 550 आपको दिख रहा है। टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं 1500 हैं जो अपीयर हुए हैं। यह हमने नीचे इसका योग कर रखा है तो 1500 हैं। तो फर्स्ट डिवीज़न की परसेंटेज कितनी हुई 550 अपॉन 1500 इंटू 100 तो 37। तो 37% स्टूडेंट्स जो है वो फर्स्ट डिवीज़न है, 70% इसी प्रकार से सेकंड में है और थर्ड डिवीज़न में 87% स्टूडेंट्स हैं। फेल्योर्स जो हैं वो 13% हैं। और इसी प्रकार 1999 से 2000 के लिए हमने ये परसेंटेज निकाली है। और ऊपर आपको चित्र में दिखाई पड़ ही रहा है 1998 के लिए हमने जो है थर्ड डिवीज़न वाले 87% लिए हैं और इसी प्रकार से अलग अलग कलर्स से उन्हें हमने डिनोट किया है और फेल वाले स्टूडेंट्स को हमने स्क्वायर से डिनोट किया है। अब दूसरा एग्जाम्पल हमारे सामने है बाई डायरेक्शनल बार डायग्राम का कि जब हम प्रॉन को पाला है किसी ने और पालने से विभिन्न वर्षों में हुए लाभ और हानि का विवरण जो है उसको एक रेखा चित्र के माध्यम से निरूपित करना है। तो जैसा कि आपको दिख रहा है चित्र में 1998 से लेके 2003 तक जो लाभ हुआ है या हानि हुई है वो रुपए में आंकड़े हैं उसके। तो समांकों को द्विदिशा बार डायग्राम से प्रदर्शित करना है तो सबसे पहले क्या किया, इनको टेबुलेट किया। जैसे 1998 में फ़ायदा कितना हुआ 15,000 का तो इसको लिखा हमने +15। 1999 में नुकसान हुआ है 6,000 का तो इसको हमने लिखा है -6 और इसी प्रकार हमने 2000 तक कर लिया। अब ये नीचे आप देख रहे हो हमने ग्राफ बनाया, एक्स एक्सिस है। इसमें जो पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं उन्हें तो हमने ऊपर लिया है और नेगेटिव वैल्यूज़ का हमने जो बार डायग्राम बनाया है वो नीचे बनाया है। जैसे फॉर एग्जांपल 1998 में फ़ायदा हुआ है तो 15,000 का हुआ है तो ऊपर 15 तक हमने ये हिस्टोग्राम बना लिया है। लेकिन 1999 में नुकसान हुआ है कितना -6 तो हमने ये हिस्टोग्राम बनाया नीचे -6, 0 से जो नीचे की ओर है -6 और इसी प्रकार से आगे हमने लिया है। तो कुछ वैल्यूज़ ऊपर आ रही है कुछ नीचे आ रही हैं। तो इस प्रकार से ये बाई डायरेक्शनल डायग्राम है गेन और लॉस का अलग अलग वर्षों में प्रॉन कल्चर में। अब बात करते हैं हम द्विविमीय आलेख या 2 डायमेंशनल ग्राफ्स की। तो 2 डायमेंशनल ग्राफ्स क्या हैं? दंड आरेखों में हम केवल एक ही डायमेंशन या विस्तार ऊंचाई का ध्यान रखते थे, लेकिन बाई डायमेंशनल या 2 डायमेंशनल आलेखों में हम दो विस्तारों ऊंचाई और चौड़ाई हाइट और ब्रेड्थ के द्वारा समांकों का चित्रण करते हैं। क्योंकि इन चित्रों के क्षेत्रफल पद मूल्यों के अनुपात में होते हैं इसलिए इन्हें क्षेत्रफल चित्र या एरिया डायग्राम भी कहते हैं या सरफेस डायग्राम भी कहते हैं। ये जो हैं बाई 2 डायरेक्शनल टू डायमेंशनल जो ग्राफ्स हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला है हिस्टोग्राम या रेक्टेंगुलर डायग्राम, दूसरा है स्क्वायर डायग्राम या वर्ग आरेख और तीसरा है
सर्कुलर डायग्राम और पाई डायग्राम या वृत्तारेख। सबसे पहले हम लेते हैं हिस्टोग्राम या रेक्टेंगुलर बार डायग्राम की। रेक्टेंगुलर डायग्राम की कंटिन्यूअस वेरिएबल्स को हिस्टोग्राम के रूप में आलेखित किया जाता है। ये नीचे आपको डायग्राम दिख रहा है। एक आयत चित्र में प्रत्येक दंड के भुज एब्सिस पर चौड़ाई, आवृत्ति बंटन के वर्ग या अंतराल क्लास इंटरवल को प्रदर्शित किया जाता है तथा दंड एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, जो इस बात को दर्शाता है कि वर्गों की वास्तविक सीमाएं समीपस्थ अथवा कंटिन्यूअस हैं। जैसे कि दिख रहा है 0 to 50, 50 to 100 भार में जो वृद्धि हो रही है ग्राम्स में, और खरेहों की संख्या जो है नीचे वाले उदाहरण में दे रखा है। तो ये कंटिन्यूअस डाटा है। दंड का मध्य बिंदु मिड पॉइंट वर्ग चिन्ह की तदनुरूपी होता है। प्रत्येक दंड की ऊंचाई संगत वर्ग की आवृत्ति अथवा बारंबारता को प्रदर्शित करती है। हिस्टोग्राम सरल बार डायग्राम से थोड़े अलग होते हैं क्योंकि दंड आरेख एक विमीय होते हैं जबकि आयत चित्र द्विविमीय होता है। उदाहरण हम देख रहे हैं कि इन आंकड़ों में एक आयत चित्र बनाना है। आंकड़े काय के हैं? खरेहों के भार में वृद्धि के। वृद्धि कैसी है? ग्राम्स में, और एक कॉलम में उनकी संख्या है। 0 to 50 ग्राम्स 10 है, 50 to 100 ग्राम्स 24 है, 100 to 150 15 है, और इसी प्रकार से 250 से 300 ग्राम जो है वो 15 है। तो हमने इसका डायग्राम बनाया है। 0 पॉइंट से हमने एक्स एक्सिस पे इनका वेट लिया है। 0 to 50, 100, 150, 200, 250 और 300, और वाई एक्सिस पे हमने नंबर ऑफ रैबिट्स लिए हैं। 0, 5, 10, 15, 20, 25 एंड 30। तो 50 पे हमारे कितने हैं? 0 to 50 10, तो हमने यहाँ ऊपर 10 लिख दिया। 50 to 100 कितने हैं? 24, तो हमने यहाँ 24 लिख दिया, और इक्विडिस्टेंट इनको रखा है। यदि क्लास इंटरवल समान ना हो तो असमान वर्ग अंतरालों वाले वर्गों के लिए संशोधित आवृत्ति अथवा बारंबारता की गणना की जाती है। इस संशोधित आवृत्ति को हम आवृत्ति घनत्व या फ्रीक्वेंसी डेंसिटी कहते हैं। इसे रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डेंसिटी भी कहते हैं, यानी कि आपेक्षिक आवृत्ति घनत्व भी कहते हैं। किसी वर्ग के आपेक्षित आवृत्ति घनत्व को ज्ञात करने के लिए उस वर्ग की आवृत्ति में सामान्य वर्ग अंतरालों की तुलना में जितना गुणा अधिक वर्ग अंतराल हो उससे विभाजित किया जाता है। यानी कि क्या होता है? किसी वर्ग के आपेक्षित आवृत्ति घनत्व रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डेंसिटी को ज्ञात करने के लिए उस वर्ग की आवृत्ति में सामान्य वर्ग अंतरालों की तुलना में जितना गुणा अधिक वर्ग अंतराल हो उससे विभाजित कर देते हैं। उदाहरण के लिए अगर हम देखें तो जैसा कि आपको चित्र में भी दिख रहा है, यदि सामान्य वर्ग अंतराल 10 है तथा किसी वर्ग का वर्ग अंतराल 20 है तथा किसी वर्ग का वर्ग अंतराल 30 है, जैसा कि नीचे आपको दिखाई पड़ रहा है, तो 20 में 20 वाले वर्ग अंतराल की आवृत्ति 20 डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू 2, तथा 30 वाले के लिए क्या है? 3 में 30 प्लस 10 इज इक्वल टू 3। अब नीचे एक आपको हम उदाहरण दे रहे हैं जो क्या है? मूषकों की एक समिष्टि में उनके भार के अनुसार मूषकों की संख्या निम्न अनुसार है। इन समांकों की सहायता से एक हिस्टोग्राम बनाइए। ये सेम है जो मैंने अभी आपको बताया है। वेट माइस का क्या है? 0 से 10 ग्राम्स, 10 से 20 ग्राम्स, 20 से 30 ग्राम्स, 30 से 60 ग्राम्स। देखो यहाँ पे ये 30 से 60 ग्राम्स हो गया, और 60 से 80 ग्राम्स। तो यहाँ शुरू में तो 10 का डिफरेंस आ रहा था, फिर 30 का आया, फिर 20 का आया, तो ये असमान अंतराल हो गया। नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी कितनी है? 0 to 10 5 है, 10 to 20 21 है, 20 to 30 27 है, 30 to 60 18 है।
तो अब फ्रीक्वेंसी डेंसिटी हम कैसे पता करेंगे? ऊपर तो समान है वर्ग अंतराल, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा है, तो हम क्या करेंगे? कितने का वर्ग अंतराल आ गया? 10, 30 से 40, 50, 60 तीन हो गए, तो 18 को हम 3 से डिवाइड कर रहे हैं, तो कितना आ रहा है? फ्रीक्वेंसी डेंसिटी 6 आ रही है। इसी प्रकार 60 to 80 के लिए लें तो 8 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा। अब हम इसके लिए हिस्टोग्राम बना रहे हैं। एक्स एक्सिस पे हमने क्या लिया? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, ये क्या है? वेट ऑफ माइस। और वाई एक्सिस पे हमने इनकी फ्रीक्वेंसी ली। तो 0 to 10 कितना है? 5, तो हमने वहाँ पे 5 पे लेके ये बना दिया। फिर 10 to 20 कितना है? 21, तो हमने 10 to 20 पे लेके और ऊपर 21 पे बना दिया। 20 to 30 कितना है? 27, सेम हमने बना दिया। अब ज़्यादा क्लास इंटरवल आ रहा है 30 to 60, तो हम 30 को 60 से जोड़ेंगे, 40 से नहीं, 50 से नहीं, सीधा 60 से, और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? फ्रीक्वेंसी डेंसिटी 6। इसी प्रकार 60 to 80 आ रहा है, तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी डेंसिटी हमने कैलकुलेट की है, वो 4 आ रही है। तो इस प्रकार से ये हिस्टोग्राम बन रहा है। अब आता है स्क्वायर डायग्राम। तो स्क्वायर डायग्राम की बात करें तो जब तथ्यों के न्यूनतम और अधिकतम मानों यानी कि वेरिएबल्स में अधिक अंतर होता है तो दंड आरेख नहीं बनाए जा सकते। उदाहरण के लिए यदि न्यूनतम और अधिकतम मान क्रमशः 100 और 2500 हो तो बड़ा दंड छोटे दंड का 25 गुना होगा। दिख रहा है 100 और 25, तो 25 टाइम्स बड़ा हो गया। अतः उस अनुपात को एक विमीय चित्रों द्वारा प्रदर्शित करना लगभग असंभव है। ऐसी स्थिति में वर्ग आरेखों अथवा वर्ग चित्रों स्क्वायर डायग्राम्स का प्रयोग किया जाता है। वर्ग बनाने से पहले वर्ग मूल्य समांकों का ज्ञात किया जाता है और फिर वर्ग मूलों के अनुपात में वर्गों की रचना की जाती है। अब जैसे 100 और 2500 के वर्गमूल अगर हम निकालें, स्क्वायर रूट निकालें, तो ये 10 और 50 हैं। यदि एक वर्ग 1 सेंटीमीटर के आधार बेस पर बनाया जाए तो दूसरा 5 सेंटीमीटर के आधार पर बनाया जाएगा और इन दोनों वर्गों के क्षेत्रफल द्वारा 100 और 2500 का यथोचित चित्रण हो जाएगा। वर्ग चित्र में सभी वर्ग एक क्षैतिज सरल रेखा के आधार पर बनाए जाएं, जिससे उनकी तुलना बहुत आसानी से या सरलता से की जा सके। आगे आपको दिख रहा है चित्र में, उदाहरण दे रहे हैं। 4 तालाबों से मछली पालन की औसत मासिक आय। एक कॉलम तालाब का है और दूसरा कॉलम आय का है। तालाब ए से 3600 रुपये है, तालाब बी से 2500 रुपये है, तालाब सी से 1600 रुपये है और तालाब डी से 100 है। इन समांकों की सहायता से एक स्क्वायर डायग्राम बनाइए। तो इसका सॉल्यूशन कैसे होगा? हमने सबसे पहले पॉइंट नंबर ए, आ, बा, सा और दा लिया, फिर इनकम ली 3600, 2500, 1600 और 100। अब इसका स्क्वायर रूट निकाला। 3600 का आया 60, 2500 का आया 50, 1600 का आया 40, 100 का आया 10। अब एरिया ऑफ द स्क्वायर कैसे हो गया? सेंटीमीटर में 60 आया तो 6 स्क्वायर सेंटीमीटर यानी कि 6 हो गया। 50 आया तो 5 हो गया, 40 आया तो 4 हो गया और 10 आया तो 1 हो गया। अब हमने चित्र बना दिया, आपको नीचे दिख रहा है। स्केल क्या है? 1 स्क्वायर सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100। तो ए में 6 आ गया, बी में 5 आ गया, सी में 4 आ गया और डी में 1 आ गया। आगे हम नेक्स्ट क्लास में अपने अगले लेक्चर में पार्ट 4 में कंटिन्यू करेंगे पाई और सर्कुलर एंगुलर डायग्राम। थैंक यू।